नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई क्वांटा में। मेरा नाम है सुवधि और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबरें बाय द इंडियन एक्सप्रेस। तारीख है 10 मई और दिन है मंगलवार का। आज की कोर्ट की तरफ चलते हैं, लेकिन उसके पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूंगी। आई क्वांटा आपके लिए लेकर आए हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज, जिसके अंदर यूपीएससी, एसएससी एंड वेरियस अदर एग्जाम्स जो भी है सबके लिए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इनफैक्ट फ्रॉम 6 to 12 जो आता है आपके स्कूल्स में, उसके लिए भी एकदम स्क्रैच से लेकर फुल जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का कोर्स है आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। बहुत बेहतरीन कोर्स है। आज 10 मई शाम को 6 बजे प्रीमियर होने वाला है। आज से चालू होगा, प्लीज़ चेकआउट करें। चलते हैं आज की कोर्ट की तरफ। Whoever would overthrow the liberty of a nation must begin by subduing the freeness of speech। जो भी लिबरलिज्म होता है एक नेशन का, जो भी आज़ादी है वहाँ की, अगर आपको खत्म करना है तो सबसे पहले वहाँ की बोलने की आज़ादी खत्म कीजिए। चलिए चलते हैं आज के पहले आर्टिकल की तरफ। डोंट स्टेप बैक। जो सेंटर का प्लान है सेडिशन लॉ को री एग्जामिन करने का, उसका स्वागत किया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उसको रिव्यू कैसे करेंगे लॉ को? सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू प्रोसेस को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर जाने की ज़रूरत है। तो अब ये जो है एक न्यूज़ इन ट्रांजिशन बनेगी। बस एक चीज़ बता दूं, जो सेडिशन लॉ है 1962 के अंदर आया था और इसके ऊपर ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन रहने वाली काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स होंगे, उसमें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फ्लाइंग लो। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो रांची एपिसोड पर जो डिफरेंशियली एबल चाइल्ड था उसको नहीं बैठने दिया गया फ्लाइट में, और उसके साथ कितना बुरा बर्ताव हुआ। तो उसके बारे में किस प्रकार से सेंसिटाइज नहीं हो पाए हैं अभी भी लोग टुवर्ड्स द डिफरेंशियली एबल चाइल्ड, उसके बारे में बात की गई है। इसमें बताया गया कि किस प्रकार से एक टीनेजर जो था, जो डिफरेंशियली एबल्ड था, अपनी व्हील चेयर के अंदर गया था, लेकिन वो काफ़ी रेस्टलेस हो गया था एयरपोर्ट पर। तो उसके मम्मी पापा जो थे उन्होंने उस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा पैसिफाई किया, लेकिन ये जो चीज़ थी इंडिगो के स्टाफ ने देख ली थी, और इंडिगो के स्टाफ ने उस बच्चे और उसके पेरेंट्स को फ्लाइट में जाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उन्होंने कहा कि इसकी वजह से दूसरे पैसेंजर्स को दिक्कत हो सकती है। तो इस प्रकार से वो जो बच्चा और उसके पेरेंट्स थे वो फ्लाइट में नहीं जा पाए। अब इसके ऊपर बहुत बड़ा इशू बना, और जबकि जो गाइडलाइंस है जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने दी है, उन्होंने कहा है कि सीमलेस ट्रैवल होगा सभी पैसेंजर्स का जिनके पास भी एक वैलिड टिकट है, मतलब इंक्लूडिंग द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। सब जो है आराम से जा सकते हैं, लेकिन स्टिल इंडिगो के अंदर ये गलती हुई, जिसकी इंडिगो ने अपॉलॉजी भी मांगी है, और अब जो है ऐसी चीजें नहीं होगी ऐसा कहा है। लेकिन देखने की बात ये है कि किस प्रकार से नहीं होगी, वो तो यही बोलते हैं सॉरी के बाद, लेकिन किस प्रकार से अभी भी ये सारी चीजें एक प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंशियली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए हो रहा है। उसके बाद पहले आर्टिकल में भी सेम यही चीजें लिखी थी, इंडिगो बॉय माय चाइल्ड। नेक्स्ट जो आर्टिकल है इसमें द केज्ड आर्टिस्ट। इसमें मतलब एक प्रकार का ये पॉलिटिकल आर्टिकल है, तो इसे इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं आइडियाज पेज पर। इसमें यूएस एशिया आफ्टर यूक्रेन के बारे में बताया गया है। राजा मोहन जी द्वारा लिखा गया आर्टिकल है। इसमें वो बताते हैं कि किस प्रकार यूएस का जो एम्फेसिस है अपने लॉन्ग टर्म चैलेंज का, जो उसे चाइना और रशिया से मिलता है। अब किस प्रकार से यूएस चाइना और रशिया दोनों पर ध्यान दे पाएगा। पहले ऐसा था कि यूएस समझता था रशिया नंबर 2 का इनका थ्रेट है, जो सबसे बड़ा थ्रेट है इनके ऊपर आफ्टर द कोल्ड वॉर आई एम टॉकिंग अबाउट, वो अभी चाइना है। लेकिन रिसेंटली जो एडवांसमेंट हुए हैं रशिया के अंदर यूक्रेन और जो वॉर चल रहा है, अब देखने की बात यह कि यूएस
इंडो पैसिफिक पर ध्यान देता है या यूरोप पे? इंडो पैसिफिक पर ध्यान देगा, तो यहाँ पर इनका एडवर्सरी चाइना है। जबकि अगर यूएस यूरोप पर ध्यान देता है तो यहाँ इनका एडवर्सरी रशिया है। ठीक है, तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की जो मीटिंग थी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन लीडर्स के साथ इस हफ्ते, जिसके लिए वो सियोल और जापान मतलब टोक्यो गए थे इस मंथ मतलब जाने वाले हैं इस मंथ, क्योंकि एक तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो आसियान मीटिंग है वो, दूसरी क्वाड के साथ भी मीटिंग उनके साथ है। और देखा जाए तो क्वाड के साथ उनकी 15 महीने में तीसरी मीटिंग हो चुकी है। तो किस प्रकार से इंडो पैसिफिक उनके फॉरेन रिलेशंस में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया ये देखने के मिल रहा है। अब देखिए, जब से रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को इन्वेड किया है फरवरी के एंड में, तब से दिल्ली से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि अब जो यूरोपियन सिक्योरिटी है वो यूएस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी या फिर चाइना से इंडो पैसिफिक को बचाना। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये एक लेजिटिमेट क्वेश्चन है। आफ्टर ऑल जो सबसे पावरफुल स्टेट है उसके पास भी जो रिसोर्सेस होते हैं वो एक कॉन्क्रीट होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस हैं। अब दो फ्रंट पर एक प्रकार की जंग छेड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जंग छेड़ना मतलब अगेंस्ट द लिबरलिज्म जो चाइना और रशिया है उनके अगेंस्ट जो जंग छेड़ना, एक प्रकार की जंग मतलब वॉर नहीं, लेकिन उनके अगेंस्ट काम करना वो मुश्किल हो जाता है। तो कहाँ पर उनका एम्फेसिस ज्यादा होगा? जो बाइडन है उन्होंने भी अपने जो प्रिडेसेसर हैं डोनाल्ड ट्रंप उनके अजम्पशन पर ज्यादा फोकस किया और उन्हीं के पाथवे पर चला। उन्होंने भी चाइना पर ही ज्यादा ध्यान दिया था, लेकिन मतलब रशिया को वो भी इतना थ्रेटफुल नहीं मानते थे। लेकिन अब जो हो रहा है यूरोप में उसने वापस से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार सोचने में मजबूर कर दिया है कि ज्यादा ध्यान रशिया पे दिया जाए या ज्यादा ध्यान चाइना पे दिया जाए। इनफैक्ट पूरा ध्यान चाइना पर देने के लिए जो बाइडन ने तो एक बार रशिया से मीटिंग भी की थी व्लादिमीर पुतिन से, इस बार जब उन्होंने इन्वेड किया चाइना को, इन्वेड किया रशिया को उसके पहले, और एक कोऑपरेशन की बात की थी। लेकिन पुतिन ने जो है उस फ्रेंडशिप वाले आइडिया को ठुकरा दिया विद द यूएस, और उसके बाद उन्होंने चाइना से मीटिंग की जिसके अंदर एक विदाउट लिमिटेशन पार्टनरशिप की बात करी चाइना और रशिया ने। अब अमेरिका का जो असेसमेंट था रशिया और चाइनीज थ्रेट पर लेकर वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है जब से यूक्रेन में वॉर चालू हुआ है। इनफैक्ट जो यूएस सीआईए के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने फाइनेंशियल टाइम को ये भी बताया कि किस प्रकार से शी जिनपिंग का जो चाइना है वो सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज है अभी भी हमारे लिए, मतलब अभी भी अमेरिका के लिए, और उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाता है। व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने बहुत ही डिस्टर्बिंग वे में काम किया है, लेकिन उनकी जो पावर है वो अब डिक्लाइन होती जा रही है और वो इतना डिसरप्ट नहीं कर पाएंगे। तो स्टिल चाइना नंबर 1 ओपोनेंट अभी यूनाइटेड स्टेट्स का है। अब जो इनिशियल अजम्पशंस थे कि अमेरिका जो है वो रिट्रीट करेगा और वेस्ट जो है डिसरे में हो जाएगा, और मॉस्को और बीजिंग जो दोनों है वो अभी डिफेंसिव खेल रहे हैं यूक्रेन पे, और जो नेटो, जैसे पहले क्या सोचा जा रहा था कि अमेरिका अब इतनी अब कंपैरेटिवली थोड़ी वीकेंड पावर हो गई है और यूरोप जो है वो भी एक दूसरे से दूर जा रहा है यूरोपियन नेशन। लेकिन इस वॉर के बाद जो यूरोपियन नेशंस है वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ गए हैं और अमेरिका की तरफ भी देखने लगे। इनफैक्ट खुद के अंदर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो गए। जो दो और नेशंस थे उन्होंने भी नेटो ज्वाइन करने की बात की, जबकि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भले ही नेटो नहीं लेकिन नेटो जैसा एक और सिमिलर या यूरोपियन यूनियन जैसा एक और फोरम बनाने की बात की है जो सेम गाइडलाइंस पर चलता हो, क्योंकि रशिया को इसी से दिक्कत है। तो ठीक है, वैसे एक और फोरम बना लिया जाए। दूसरी बात जो है वो ये है
कि ये जो वॉर हुआ है उसके बाद जो ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसमें कोई भी जीतने या कोई भी पीछे जीतने हारने की या पीछे हटने की बात नहीं हो रही है। जो शी जिनपिंग है वो भी अब जो है जो फेडिंग स्टार बन चुके हैं एक प्रकार से पटन, कितना उनका साथ दे पाएंगे। ठीक है, अब जो रशिया की एक्सपेक्टेशन है यूक्रेन में जीतने की, उसके बाद क्या है, चाइना भी कोशिश कर सकता है ताइवान को इन्वेड करने की। ठीक है, देखा जाए तो अभी हांगकांग के अंदर भी जो प्रो बीजिंग लीडर हैं वो चुनकर आ चुके हैं। तो अब एक हांगकांग जो है इतना बड़ा उनके लिए डिस्टर्ब्ड एरिया नहीं है, बट ताइवान पर चाइना भी इन्वेड कर सकता है। तो अब ये जो इस हफ्ते की एंगेजमेंट है आसियान लीडर्स के साथ, बहुत हाई लेवल यूएस आउटरीच के बाद जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने मतलब चार्ज लिया है और उन्होंने अज्यूम किया है कि साउथ ईस्ट एशिया में जो चाइनीज डोमिनेंस है वो नहीं बढ़ने देंगे, इतनी जल्दी तो नहीं ही बढ़ने देंगे। और जो नॉर्थ ईस्ट एशिया है वहाँ पर जो जो साउथ कोरिया में प्रेसिडेंट यून सुखियोल जो है अभी चुनकर आए हैं, उनकी जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है वो भी इसी हफ्ते है। अब उन्होंने भी यूएस के साथ मिलकर बैटल के अंदर दोनों मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश की, और जो नॉर्थ पैसिफिक है, जो नॉर्थ एशिया है, वहां पर चाइना को काउंटर करने में यूएस को हेल्प करने की बात की है। तो अब यूएस की तो हमेशा से यही स्ट्रेंथ रही है, उसके एलाइज है ना, उसके पूरी दुनिया में एलाइज है और वो उनके साथ मिलकर काम करता है। तो जो यूएस है वो भी एक्टिवली अब ट्राई कर रहे हैं कि रिड्यूस कर सके डिफरेंसेस, और दोनों जो एलाइज हैं साउथ कोरिया और जापान उनके साथ मिलकर काम करे एटलीस्ट नॉर्थ एशिया में। ठीक है, अब जो है बाइडन की ट्रिप जो टोक्यो और सियोल में अभी इस महीने लगने वाली है, वो बायलेटरल जो टाइज है सियोल और जापान उसके साथ हुई, और क्वाड की मीटिंग लीडर्स के साथ भी 15 महीने में तीसरी मीटिंग है। वो बताते हैं कि कितना रीजनल सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है और इंडिया के साथ टाइज भी यूएस के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अब लास्ट ईयर की बात की जाए तो ऐसा लग रहा था कि जो चाइना का एडवांसमेंट है ईस्ट में वो अनस्टॉपेबल है, लेकिन अमेरिका जो है मतलब अमेरिका का जो रिट्रेचमेंट है वो इनएविटेबल है, लेकिन यूएस ने उस टाइम विड्रॉ किया रीजन से। यूएस के पास भी उसकी वजह से सेटबैक लगे, जो सिक्योरिटी पैक्ट है चाइना और सोलोमन आइलैंड का जो बन चुका है, इसकी वजह से जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी मतलब जो चाइना है उसकी परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस अब साउथ पैसिफिक में सोलोमन आइलैंड में हो चुकी है। लेकिन जो वॉशिंगटन है वो भी सिग्नल कर रहा है कि जो मल्टीपल चैलेंजेस है रीजन के, इन सबको ध्यान देगा। मीनवाइल जो चाइना है वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम्स में ही रील कर रहा है, जैसे जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से उन्होंने लॉकडाउन लगा लिया है, लार्ज इंटरनेट कंपनीज पे क्रैकडाउन लगा लिया है, जो चाइनीज इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो रही है, शी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी काफी कॉस्टली दिख रही है, क्योंकि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके अंदर कोविड की वजह से 2 साल का पहले सेटबैक लग गया, और श्रीलंका जैसे देशों की हालत देखकर काफी सारे दूसरे देश अब रिलक्टेंट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो बाइडेन की डिलेमा है वो ये है कि जो टू फ्रंट स्ट्रैटेजी वो सिंपल है, अपने एलाइज के साथ मिलकर हम जो है कोऑर्डिनेशन में इन दोनों देशों को, जो रशिया और चाइना है, उन्हें काउंटर करेंगे। और जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन है वो एम्फेसाइज करते हैं एक अलायंसेस और पार्टनरशिप का एक नेटवर्क सा बना लिया जाए पूरी दुनिया में, जिससे चाइना और रशिया या यूएस के एडवर्सरी को काउंटर किया जा सके। अब ये जो आइडिया है रिकॉग्निशन का, अलायंस का और पार्टनरशिप का, ये अमेरिका की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और सबसे बड़ा एडवांटेज और रशिया के और चाइना के ऊपर है, क्योंकि उनके इतने एलाइज नहीं है अभी भी जितने ट्रम्प के। तो अगर या अभी भी जो बाइडन के, अगर ट्रम्प ने यूएस के एलाइज को हमेशा कम किया है, झगड़े किए इधर उधर, तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमेशा अपने एलाइज को वापस रेस्टोर करने की बात की है। अब जो पटेन और शी जिनपिंग है उन्होंने तो अपने आप को कन्विंस कर लिया होगा कि अब यूएस के एलाइज नहीं बचे, लेकिन
जो रशियन इन्वेजन है यूक्रेन का, उसके बाद वापस से नेटो का बहुत ज़्यादा जो है एक स्टैचर है वो बढ़ चुका है, और जो वेस्टर्न अलायंस है अटलांटिक की, उसका भी स्टैचर बहुत बढ़ चुका है। एशिया में भी चाइना की जो अप्रोच है अपने नेबर्स के साथ हमेशा डिस्प्यूट रखने की, उसने यूएस अलायंसेस को स्ट्रेंथन किया है और काफी सारे नए फोरम्स बनने में हेल्प किया, जैसे ऑकस, क्वाड, और क्वाड की इतनी सारी मीटिंग बैक टू बैक जैसे हमने अभी देखा। इनफैक्ट जो ब्रिटेन और दूसरे यूरोपियन नेशन है उनको भी अब यूएस इन्फ्लुएंस कर रहा है कि इंडिया के साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाए। जैसे कि हमने देखा लास्ट मंथ ही ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इंडिया में आए थे और काफी सारे जो टाइज हैं, इनफैक्ट जो यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको भी जल्द से जल्द पूरा करने की बात कह कर गए हैं। अभी तक जो चाइना है वो क्वाड और इंडो पैसिफिक पर स्कॉन करा था, लेकिन अब जो है सबसे बड़ा थ्रेट जो है उसे रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए बताता है, क्योंकि चाइना के पास कोई ब्लेम करने के लिए नहीं है उनकी खुद की हरकतों के अलावा। अब एशिया में जब नए कोलिशंस आएंगे जिसकी वजह से जो शी जिनपिंग है अपना जो एक छत्र राज है उनको दिखेगा कि ये गायब हो रहा है, तो वो तो अजीब से सिरफिरे हो ही जाएंगे। अब जो इंडिया का एंथुजियाज्म है क्वाड के लिए, उसको भी डायरेक्टली इस चीज से कोरिलेट किया जा सकता है कि वो कितना शी जिनपिंग के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है, और शी जिनपिंग जो है जो इंडिया के डिस्प्यूटेड फ्रंटियर्स है उसके उस पर भी कोर्शन कर सकते हैं। अब शी अगर क्वाड या सिंपल ये जो फोरम है इन्हें लाइक नहीं करते हैं तो वो पीसफुल रेजोल्यूशन पर आ जाए, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स खत्म कर दे, लेकिन वो नॉर्मल सी मेंटेन करे अपने नेबर्स के साथ, रीजन में सिक्योरिटी लेकर आए। लेकिन वो रीजन में इनसिक्योरिटी एक प्रकार का डिस्टरबेंस भी लेकर आएंगे और चाहेंगे कि जो नेबर्स हैं वो किसी के साथ मिलकर इसका सल्यूशन भी ना निकाले, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। अब जो बाइडेन का आंसर है उसमें दो पार्ट है, एक तो यूरोप एशिया, एक है रशिया चाइना, ठीक है। और दोनों ही चीज जो है इंडिया के लिए काफी अच्छा काम करी। एक तो यूएस का एम्फेसिस जो है लॉन्ग टर्म चैलेंज का, इंडिया जो चाइना को कर्व करने का, इसके अंदर जो है इंडिया को वो बहुत बड़ा अपना पार्टनर मानती है, इसीलिए उन्होंने रशिया वाले मैटर पे भी इंडिया को इतना प्रेशराइज नहीं किया जब इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट कुछ बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं दे पाई, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि इंडिया धीरे धीरे रशिया पर से अपना डिपेंडेंस कम कर सकता है। कितना हेविली इंडिया भी डिपेंडेंट है रशिया पर फॉर इट्स मिलिट्री इक्विपमेंट्स, ठीक है। और इनफैक्ट जो अमेरिका है वो अब इंडिया को मिलिटरीली भी सपोर्ट करने की बात कह रहा है, बोल रहा है कि हमसे खरीद लो ये इक्विपमेंट वो इक्विपमेंट ये सारी चीजें। तो जो क्वाड है वो अलाउ करता है दिल्ली को कि वो अपने लिए एक लार्जर रोल कार्व करे एशिया और यूएस, एशिया में यूएस और उसके एलाइज के साथ। बहुत अच्छा आर्टिकल था, एक बार पढ़िएगा जरूर। नेक्स्ट है जेंडर्ड गवर्नेंस, लिखा है स्मृति ईरानी जी ने, काफी पॉलिटिकल है लेकिन स्टिल विमेन के लिए क्या क्या चीजें बेहतर हुई है उसके बारे में बात की गई है। जिस प्रकार से पहले मेल सेंट्रिक था, विमेन के लिए इनकी गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम निकाली है, जैसे कि जो राशन कार्ड है वो विमेन के नाम पर होगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो विमेन के नाम पर होगा जो खाना मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर है विमेन के नाम पर होगा, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर विमेन के नाम पर, होम ओनरशिप, एलपीजी कनेक्शन सब कुछ विमेन के नाम पर होगा। तो विमेन को एम्पावर करने की कोशिश की गई है। वो बताती है कि इस प्रकार से पहले जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना होती थी जिसके अंदर विमेन को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, या फिर सिर्फ ऐसा था पीएमजेएवाई में भी कि सिर्फ 5 मेंबर उसको अवेल कर सकते थे, तो ऑब्वियसली विमेन को अंडरमाइन किया जाता था कि अगर 5 लोगों को जरूरत है तो विमेन उसमें से लास्ट होगी। लेकिन अब देखा जाए तो अनलिमिटेड पीपल हो गए, और इनफैक्ट विमेन ने ही ऑन्को सर्जरी में जो पीएमजेएवाई की सर्विसेज है उसको ज्यादा अवेल किया है रादर देन मेल्स, ठीक है। इसके अलावा जो नेशन वाइड टाइम यूज सर्वे हुआ है 2019 में, उनने बताया कि किस प्रकार से जो विमेन है इतना ज्यादा ऑलमोस्ट 7.2 आवर वर्क करती है हर दिन, जबकि मेल उसके काउंटर में 2.8 आवर वर्क करते हैं। जो टाइम बाउंड सर्वेज हैं वो बताती है किस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम से
आए हैं, एनडीए के अलायंस जो थे, और उन्होंने कितना हेल्प किया है विमेन की पोजीशन को समझने में। तो उसके बाद से इतने सारे जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4, 5, 6 हुआ, उन्होंने बताया कि क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है। फिर इनिशिएटिव जो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टाइप के थे, उन्होंने भी कितना हेल्प किया है विमेन एम्पावरमेंट में। फिर विमेन जो वर्क पॉपुलेशन रेशो है वो क्यों कम हो रही है, लेबर फोर्स में पॉपुलेशन रेशो विमेन की क्यों कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट रेट में क्यों कम हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है विमेन में, उसके बारे में भी जो एक एक प्रकार का टाइम यूज सर्वे था कि विमेन और मेन के बारे में अलग अलग सर्वे लिया जाए, उससे काफी हेल्प मिली है। तो ये जो पूरी इतनी सारी सर्वेज हुए, जो क्वांटिफिकेशन हुआ है, उसकी वजह से एक प्रकार का रेक्टिफिकेशन हो रहा है, रेजोल्यूशन मिल रहा है कि विमेन की प्लाइट को किस प्रकार से कम किया जाए, और उनकी गवर्नमेंट ने कितना प्लेथरा ऑफ जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा को सेग्रीगेट किया है और उसको हेल्प किया है उसके अकॉर्डिंग स्कीम बनाकर टू हेल्प द वेमेन ऑफ कंट्री। तो ये थे आज के आर्टिकल्स। अगर आपको आज के आर्टिकल्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।